Hello everyone, welcome back to second lecture over the determinants. Hope you are able to understand what I will discuss now. उसी के आगे हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे जहाँ पे पिछली क्लास को लीव किया था। अगर हम पिछली क्लास तक की बात करें तो हम लोग बात कर रहे थे कि इस तरीके से किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। तो आज यहाँ पे थोड़ा सा उसके आगे हम लोग चलेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे और हो सकेगा तो को फैक्टर और माइनर्स पे भी बात करेंगे अगर समय मिलेगा तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक को प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट कि डिटर्मिनेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कि उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम क्वेश्चंस को आसान कर लेते हैं, क्वेश्चन को इजीली ऑब्टेन किया जा सकता है। ओके, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। तो स्टार्ट करते हैं। एक हेडिंग में बना ले रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो सके कि क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, तो हेडिंग लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो क्वेश्चंस को करने में हेल्प करता है ताकि इजीली वो प्रॉपर्टी हम यूज करके ये कह सके कि यहाँ पे ऐसा है इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सिंपल है, सभी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा है कि if a determinant is multiplied by k as a constant, then multiply by k, then any row or any column gets multiplied by that नंबर k। ओके, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर k एक कोई कांस्टेंट नंबर हो और वो किसी भी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट हमने ले लिया, रैंडम एक डिटर्मिनेंट मैं ले रहा हूँ कि 3 1 5 2 4 -1। ओके, -3 -2 1। ओके, ये एक डिटर्मिनेंट हमने ले लिया। अब यहाँ पे अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसमें 2 को मल्टीप्लाई करना है, ओके 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहीं पे इसी में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अगर मैंने 2 को यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये दिस इज रो नंबर 1, ओके दिस इज रो नंबर 2 एंड दिस इज रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसा कर ले रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी मैं करने जा रहा हूँ उसमें जो कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, कॉलम नंबर 3 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस 2 से। ओके, तो जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी 3 1 2 4 -3 -2, जिसमें चेंजेस आएगा। मैंने क्या बोला कि इस नियम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में इस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, मैं कॉलम 3 को फोकस कर रहा हूं, इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 1 जा -2 यहाँ पे हो जाएगा और 2। तो जो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी ये भी इस डिटर्मिनेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, इसको अगर करना होता जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते, और यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को डायरेक्टली एक कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया। या इसी को ऐसा भी कर सकते हैं और करके, हमने अभी कॉलम को फोकस किया, अगर मैं रो को फोकस करूं तो कैसा कर सकते हैं, ये इक्वल होगा जो वैल्यू है, मैं यहाँ पे रो 1 को फोकस कर रहा हूँ, अब रो 1 में हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। ओके, रो 1 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस 2 को तो भी इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो अभी भी क्या होगी, सेम होगी। तो मैं रो को फोकस कर रहा हूँ इसलिए रिमेनिंग एलिमेंट्स को मैं लिख ले रहा हूँ 2 4 -1, ओके -3 -2 और 1। ओके 1, अब जो चेंजेस आएगा वो रो 1 में आएगा। ओके, रो 1 में आएगा
तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, ओके, और 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, ओके, 2 5 जा 10। तो ये भी जो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, ये भी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने फोकस किया है वो फोकस मैंने R1 पे किया है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन किया गया है वो रो 1 में किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से किसी भी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी ऑलवेज क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि बोथ वैल्यूज आर सेम, ओके, ऐसा लिख सकते हैं कि बोथ रिजल्ट्स विल बी सेम, ओके। रिजल्ट्स जो भी आएंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे, यानी कि रिजल्ट पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में अगर हम लोग देखें तो जो भी कॉमन पोर्शन होगा किसी रो या कॉलम में, जैसे इस कॉलम को अगर हम लोग देखें तो इस कॉलम में 2 का मल्टीप्लाइड दोनों में है, तीनों में है, यानी तीनों एलिमेंट में। 10 को मैं 2 5 जा लिख सकता हूँ, और -2 को 2 इंटू -1, और 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि 2 यहाँ पे एक कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक तरीके से ऐसा भी हम कह सकते हैं कि किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसे हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में डायरेक्ट बाहर निकाल लेंगे, ओके, डायरेक्ट बाहर निकाल लेंगे। इनडायरेक्ट इसका मतलब ये भी हुआ कि जैसे 2 -2 और 2 है, तो इसमें से हमने कॉमन क्या ले लिया 2, और 2 को डिटर्मिनेंट की वैल्यू में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। या रो में अगर हम लोग देखें तो 6 to 10 है, ओके, 6 to 10, तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं, ओके। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। तो बहुत जगह हमें ये हेल्प करेगा कि बहुत सारे डिटर्मिनेंट बड़े बड़े होंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होंगी या कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई करना होगा तो हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, या कुछ चीज़ें हमें कॉमन निकालना होगा तो हम कॉमन भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, एनी कॉलम or row the odd term or common term, odd term या common term can be taken out from any determinants रो और कॉलम। ये उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है कि किसी भी, अगर मैं रो या कॉलम की बात करूं उसमें ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म्स का मतलब वो कुछ कॉमन होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, उस डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम से हम क्या कर सकते हैं, उसे बाहर ले सकते हैं, उसको कॉमन है तो वो बाहर ले सकते हैं। जैसा एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट रूल का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है कि यानी इनडायरेक्ट हम ये कहें कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अगर कोई भी चीज़ कॉमन है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। जैसे एक डिटर्मिनेंट हमने ले लिया और उस डिटर्मिनेंट पे रैंडम हम इंफॉर्मेशन फिलअप कर ले रहे हैं, जैसे ए स्क्वायर ए क्यूब, ओके, और यहाँ पे 3x 6 रूट x, ओके, 9 1 -1 3, रैंडम कोई वैल्यूज इस तरीके से ले लिया एक डिटर्मिनेंट की। अब अगर हम लोग देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। कॉमन अभी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने पढ़ा उसी को यहाँ पे यूज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ इसमें कॉमन है। जैसे मैं फर्स्ट रो को अगर देखूँ और सेकंड रो ये है, ओके, थर्ड रो अगर मैं इसमें देखूँ फर्स्ट रो में तो ए सभी में मल्टीप्लाई हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए फ्रॉम R1 यानी कि रो 1, ए फ्रॉम R1, एंड इसमें अगर हम लोग देखें रो 2 में तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 फ्रॉम R2। यहाँ से इनको क्या किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो जो भी चीज़ें कॉमन होगी उसे हम क्या करेंगे, बाहर ले आ सकते हैं। तो ए अगर यहाँ से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए, और 3 को कॉमन लेंगे, बाकी जो रिमेनिंग के बचेंगे उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे क्या आएगा 1 ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x, और 2 रूट x, और यहाँ पे 3, बाकी यहाँ पे इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 1 -1 3। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो ये 3 टाइम्स ए हो जाएगा, d इक्वल टू 3 टाइम्स ए,
और 1a² x 2√x 3, ओके, और यहाँ पे 1 -1 3। तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी ओरिजिनल के भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन क्या हो गया, आसान हो गया कि किसी भी रो या कॉलम में कोई भी चीज़ अगर कॉमन है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो कि काफ़ी हमारी मदद करेगा, तो उसे भी हम देख लेते हैं। कि प्रॉपर्टी नंबर 3 अगर हम आगे बढ़ें, ओके, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। इसमें यह है कि फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, for addition, subtraction, multiplication of two determinants of two determinants of two determinants, firstly find their values, their individual values, ऐसे ज़्यादा सही रहेगा, their individual values and then add, subtract and multiplied them। ओके, तो बहुत आसान है कि जैसे अगर इंडिविजुअल कोई डिटरमिनेंट हमें दिया गया है और कहा जा रहा है कि इन्हें मल्टीप्लाई करो या ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, तो हम क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअल सभी डिटरमिनेंट की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। ऑब्टेन करने के बाद हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिवली अगर ऐड करना हुआ, सब्सट्रैक्ट करना हुआ, मल्टीप्लाई करना हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसको कर लेंगे। एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे हमने ले लिया, यहाँ पे मैं एक रैंडम डिटरमिनेंट ले रहा हूँ कि लेट d1 इक्वल टू, मैंने ले लिया 4 3 -1 5 एंड d2 इक्वल टू हमने ले लिया 3 7 0 9। ओके, रैंडम इंफॉर्मेशन मैंने ले लिया, दो डिटरमिनेंट, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमें जो ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन ये करना है कि फाइंड d1 प्लस d2, ओके, d1 माइनस d2 एंड d1 इंटू d2। ओके, दैट मीन्स की द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 1 प्लस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 2, इस तरीके से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है। तो ऐसे केस में कभी भी क्या करेंगे, इंडिविजुअल दोनों डिटरमिनेंट को पहले कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम क्या करेंगे, उसको ऑब्टेन कर लेंगे। तो यहाँ से d1 अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो अभी पिछली क्लास में मैंने बताया था कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 माइनस -1 इंटू 3, दैट मीन्स की 20 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 23। ओके, सिमिलरली d2 को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 9 माइनस 0 इंटू 7, दैट मीन्स की 27 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 27। ओके, बहुत ही आसान है। अब यहाँ से जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे ऑब्टेन करना है हुआ कि जैसे d1 प्लस d2, तो फर्स्ट वन यहाँ पे क्या लिखेंगे, d1 प्लस d2, तो कितना आ जाएगा, 23 प्लस 27 कितना आ जाएगा, 50। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड यहाँ पे क्या है कि d1 माइनस d2, ओके, d1 माइनस d2, 23 माइनस 27 कितना आ जाएगा, माइनस का 4। एंड थर्ड वन की अगर हम बात करें d1 इंटू d2, दैट मीन्स कि 23 इंटू 27, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे पूछा जाएगा, वो मल्टीप्लाई करना हुआ और सब्सट्रैक्शन करना हुआ, एडिशन, तो इंडिविजुअल हम क्या करेंगे, कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट को इस तरीके से ऑब्टेन करेंगे, और ऑब्टेन करने के बाद रिस्पेक्टिवली उसमें एडिशन कर देंगे और सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4 की अगर हम बात करें, ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें, ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है, आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती रहेंगी तो बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 की अगर हम बात करें, इफ टू डिटरमिनेंट्स, ओके, इफ टू डिटरमिनेंट्स, if two determinants have same value, have same value, अगर कोई दो डिटरमिनेंट है उसकी सेम वैल्यू है, देन
it is not necessary, then it is not necessary that their corresponding elements are identical। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब ये है कि किसी भी दो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आ सकती है, लेकिन इट्स मे और मे नॉट बी देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी सेम। ओके, अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी सेम हो गया दोनों डिटरमिनेंट की, दैट मीन्स कि वो दो डिटरमिनेंट है ही नहीं, इनडायरेक्ट वो एक ही डिटरमिनेंट है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हों, लेकिन कैलकुलेशन के बाद प्लस माइनस करने के बाद उनकी वैल्यूज सेम आएंगी। ओके, तो एक स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि क्या ये सही है कि गलत है, कि इस तरीके से हो सकता है। ओके, तो आपको ये स्टेटमेंट जानना जरूरी है। जैसे अगर मैं चाहूँ तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कि एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि लेट यहाँ पे मैं D1 एक डिटरमिनेंट ले रहा हूँ 2 0 9 10। ओके, एंड D2 एक दूसरा एलिमेंट हम ले रहे हैं, दूसरा सॉरी एलिमेंट एज ए डिटरमिनेंट ले रहे हैं। तो जैसे मैं ले लिया 8 4 ओके -1 2। ओके, ये दो डिटरमिनेंट है और दोनों की वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो दोनों की वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करें यहाँ पे, तो D1 यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10 -9 इंटू 0, दैट मीन्स कि ये आ जाएगा 20 -0, फाइनली यहाँ पे 20 आ गया। ओके, सिमिलरली अगर हम D2 को कैलकुलेट करें तो D2 यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 2 ओके -1 इंटू कितना 4, तो यहाँ से आ जाएगा 8 टू 16 प्लस 4, दैट मीन्स कि ये भी कितना आ गया 20। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई है, जो आउटपुट आया है, जो रिजल्ट आया है, दोनों सेम है। हियर D1 इक्वल टू D2 ओके, हियर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 20, दैट मीन्स कि द रिजल्ट ऑफ द बोथ द डिटरमिनेंट विल बी सेम। ओके, हियर द रिजल्ट ऑफ बोथ डिटरमिनेंट्स आर सेम, बट the corresponding elements of both determinant are not same। ओके, यहाँ पे देखिए जहाँ पे 2 है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है 4, 9 है -1 है, 10 है, क्या है 2, दैट मीन्स कि ये हो सकता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आए, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो गया दैट मीन्स कि D1 एंड D2 बोथ आर सेम डिटरमिनेंट, लेकिन अलग होंगे। ओके, यानी कि ऐसा केस हो सकता है कि दोनों की वैल्यू अलग अलग आए, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग होंगे, उनके रिजल्ट सेम हो सकते हैं। ओके, और एलिमेंट्स अगर सेम हो गए तो वो डिटरमिनेंट अलग नहीं हो सकता है। ओके, तो यहां से मैं एक पॉइंट लिख भी दे रहा हूं कि हियर D1 एंड D2 हैव इक्वल वैल्यू but their corresponding elements are not same। ओके, तो बेसिक प्रॉपर्टीज को हम इतना ही रखते हैं, आगे कोफैक्टर और माइनर्स में हम बात करेंगे। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसके, और बहुत सारे और चीज़ें हैं उसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कोफैक्टर्स माइनर्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम डे बाय डे जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे करते रहेंगे। तो कुछ और आज बात करते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की बात करते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल अच्छे आते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि उसका नाम है कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स। ओके, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डिटरमिनेंट, जो कि इस पे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं आज थ्योरी पोर्शन को कवर करूंगा और नेक्स्ट क्लास में इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। ओके, थोड़ा सा थियोरी पोर्शन हम कवर कर लेंगे तो अच्छे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। ओके, तो पहले माइनर्स को हम देख लेते हैं और बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करेंगे और समझेंगे किस तरीके से माइनर्स को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है पूरा कैलकुलेशन पे है, किस तरीके से कैलकुलेशंस को इसमें आसानी से परफॉर्म करना है ताकि अपने रिजल्ट्स तक हम पहुंच सके। ओके, माइनर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स किस तरीके से माइनर्स को हम कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। कि जैसे
मैं यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट ले ले रहा हूँ जो कि रैंडम डिटर्मिनेंट। अगर मैं एक डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया कि A11 A12 A13 ओके, A21 A22 A23 A31 A32 A33 ओके। एक रैंडम हमने क्या ले लिया, रैंडमली हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया और हमें अगर ऑब्टेन करना हुआ कि माइनर्स ऑफ A11 यानी कि A11 का माइनर्स यहाँ पे क्या होगा ओके। तो यहाँ पे एक दो लाइन में लिखूंगा माइनर ऑफ A11 ओके। जिस एलिमेंट के क्रॉस मुझे माइनर निकालना होता है, जिस एलिमेंट के क्रॉस मुझे माइनर निकालना होता है A11 ओके, दैट मीन्स कि इसके रो और इसके कॉलम को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो जो रिमेनिंग का बचेगा डिटरमिनेंट वो इसका माइनर होगा। तो अगर A11 के माइनर्स की हम बात करें ओके, तो माइनर्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा, A22 A23 A32 और A33। और इसके वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो A22 A33 माइनस A23 इंटू A32 ओके। तो माइनर्स ऑफ A11 ये आ जाएगा ओके। अब इसी को ऐसा भी करते हैं कि जैसे अगर हम देखें तो इस तरीके से भी करते हैं कि माइनर्स को M11 यहाँ पे लिखेंगे, M से रिप्रेजेंट कर देंगे ओके। तो ये इक्वल टू हो जाएगा M11 ओके। क्या हो जाएगा, M11 यानी हम माइनर्स निकाल रहे हैं यहाँ पे M11, दैट मीन्स कि A11 की जगह जो हम रखेंगे वो क्या होगा M11, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आएगी, नंबर्स में अगर हम लोग लिखते तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आती कि माइनर्स ऑफ A11 दैट मीन्स कि हमें चाहिए M11 ऑन द प्लेस ऑफ A11 क्या निकालना होगा, माइनर्स का मतलब M11। तो वो क्या हो जाएगा, हम जिस भी एलिमेंट्स के अक्रॉस माइनर्स को ऑब्टेन करना चाहते हैं उसके रो और कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। जो भी डिटर्मिनेंट बचेगा उसकी वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। वो वैल्यू को जैसे ही ऑब्टेन करेंगे वो क्या हो जाएगा, उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का माइनर हो जाएगा ओके। उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या हो जाएगा, माइनर। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इसका क्या हो जाएगा, माइनर ओके। सेकंड, इसी तरीके से अगर मैं माइनर ऑफ यानी कि M12 ओके, M12 की बात करें यानी कि वो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, माइनर ऑफ A12 ओके। तो A12 का मतलब इसके रो और कॉलम को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो जो बचेगा डिटर्मिनेंट के टर्म में वो क्या बचेगा, A21 A23 ओके, A31 और A33 ओके। तो इसकी वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 ओके। तो M12 दैट मीन्स कि माइनर ऑफ A12 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। और ये अगर नंबर यहाँ पे लिखा होता तो एक नंबर आता है यहाँ पे ओके। सिमिलरली अगर मैं थर्ड की बात करूं, जैसे माइनर ऑफ A13 ओके, यानी कि M13 लिखेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनर ऑफ A13 ओके। A13 का मतलब हम क्या करेंगे, अब A13 वाले रो और कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। A13 वाले रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, A21 ओके, A21 और क्या बचेगा, A23 A22 ओके, A22 और A31 A32 ओके। यानी इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आ जाएगा यहाँ से, A21 इंटू A32 ओके माइनस A31 इंटू A22। तो जो ये वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, वो माइनर्स ऑफ A13 हो जाएगा ओके। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर हम माइनर्स लिखना चाहें तो माइनर्स डिटर्मिनेंट अगर मैं यहाँ पे लिखूं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ माइनर ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ माइनर्स, तो माइनर्स का डिटर्मिनेंट अगर हम लिखना चाहें तो माइनर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, M11 ओके। क्या लिखेंगे, M11। यहाँ पे क्या लिखेंगे, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 ओके M32 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, M33। दैट मीन्स कि सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसके सभी माइनर्स को ऑब्टेन करेंगे और वो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ माइनर्स होगा ओके। डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्या होगा, माइनर्स होगा ओके। तो एक एग्जांपल से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं।
एक छोटा एग्जांपल हम ले ले रहे हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से माइनर्स को मुझे क्या करना है, निकालना है। ओके, एक छोटा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि लेट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 मैंने ले लिया एंड फाइंड माइनर ऑफ a12 दैट मीन्स कि 1। तो माइनर ऑफ a12 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे a12 को अगर हम लोग देखें तो दिस इज a11 a12 और a21 और ये क्या हो जाएगा a22। ओके, अगर हम इसकी तरह से नोटेशंस दें तो यहाँ पे माइनर हमें चाहिए a12 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन होगा 2। तो हम क्या करेंगे, इस रो और कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट में 3 यानी 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछे कि माइनर ऑफ a22 तो a22 का मतलब क्या हुआ, a22 में कौन आ रहा है 4, माइनस ऑफ 4 मुझे चाहिए, तो 4 के क्रॉस रो और कॉलम को हम डिलीट करेंगे तो मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 1। ओके, सिमिलरली अगर माइनर ऑफ यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि माइनर ऑफ a21 किसको लीड करता है 3 को, माइनर ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 के रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। और अगर हमसे कोई पूछे कि माइनर ऑफ a11 किसको लीड कर रहा है 1 को, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 1 के रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। ओके, तो अगर ये डिटर्मिनेंट है तो माइनर्स क्या हो जाएंगे, माइनर्स ऑफ माइनर डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिटर्मिनेंट्स ऑफ माइनर्स। ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ माइनर्स। ओके, तो माइनर्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा m11 m12 और m21 और m22। ओके, तो m11 की जगह क्या लिखेंगे, m11 की जगह अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसको हम क्या बोल सकेंगे m11। ओके, इसको क्या बोलेंगे m21, क्या बोलेंगे m21। जिस तरीके से ये a21 है तो किसको लीड करेगा m21 और ये क्या हो जाएगा m22। ओके, और सिमिलरली यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख पाएंगे m12। ओके, तो m11 की जगह क्या लिखेंगे 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 इक्वल टू आ जाएगा ये 4 और ये m12 की जगह क्या लिखेंगे 3 4 3 और यहाँ पे m21 की जगह लिखेंगे 2 और 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 1। तो ये हो जाएगा इसके माइनर्स का डिटरमिनेंट कि 4321। ओके, तो इस तरीके से कोई भी डिटरमिनेंट दे देगा। हम यहाँ पे ले लिए हैं 2 क्रॉस 2 ताकि आसानी से कर सकें, क्वेश्चंस में बड़े हम लेंगे और वहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। ये थ्योरी पोर्शन है, यहाँ पे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से माइनर्स को हम ऑब्टेन करेंगे। ओके, इसके नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, कोफैक्टर्स को किस तरीके से हम ऑब्टेन करेंगे किसी भी डिटरमिनेंट के लिए। तो इसका सेकंड पार्ट है कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स, कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। जिस तरीके से अभी हमने माइनर्स को ऑब्टेन किया उसी तरीके से हम क्या करेंगे कोफैक्टर्स को भी ऑब्टेन करेंगे। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करूं तो एक यहाँ पे डिटरमिनेंट हमने ले लिया और वो है a11 a12 a13 a21 a22 a23। ओके, और थर्ड रो में ले रहा हूँ a31 a32 a33। ओके, ये डिटरमिनेंट है। अगर इसके कोफैक्टर्स को लिखना है दैट मीन्स कि कोफैक्टर का मतलब c, कोफैक्टर का मतलब c। जिस तरीके से माइनर्स को हमने ले लिया m, माइनर्स को मैंने ले लिया m, कोफैक्टर का मतलब क्या हुआ c। तो c का मतलब यहां पे जो मुझे रिक्वायर्ड है, अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं, यहां पे जो हमें रिक्वायर्ड है कोफैक्टर। ओके, कोफैक्टर्स अगर हम रिक्वायर्ड बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा C11
C12, C13, C21, C22, C23 और C31, ओके, C32 और C33। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ से C11 और C12 सिमिलरली C33 को ऑब्टेन कर लेंगे तो उससे जो डिटर्मिनेंट बन के आएगा वो कोफैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट्स होगा, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे। दैट मीन्स कि वी हैव टू रिक्वायर्ड C11, C12, C13 अप टू C33। वो किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे वो अभी नीचे हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा आगे बढ़ें तो कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। इफ, या ऐसे लिखें, लेट Aij n cross n represents a determinants, बहुत ऑब्वियस है। Aij मीन्स कि हम किसी भी डिटरमिनेंट में रो, आई रो और जे कॉलम के थ्रू एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे और उसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस n। दैट मीन्स कि स्क्वायर ऑर्डर होगा, वो 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर होगा। अगर ये एक डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है देन Cij, यानी कि C और ith रो jth कॉलम will be cofactors of correspond to the elements Aij and Cij, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Cij क्या होगा, कोफैक्टर्स होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ Aij, ओके। और Cij की वैल्यू क्या होगी वो अगर हम लिखना चाहें, यानी कि अगर Aij इज द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट तो Cij विल बी द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स दैट आर लाइक Aij, ओके। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो जो Cij दैट मीन्स की कोफैक्टर्स ऑब्टेन करके आएगा, Cij कुछ इस तरीके से होगा, -1 टू द पावर i प्लस जे, -1 टू द पावर i प्लस जे। और यहाँ पे जो लिखना होगा वो ऐसा लिखना होगा कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट formed by deleting ith row and jth column in the original determinant, determinants, ओके। बहुत आसान है, ये थ्योरी देखने में थोड़ा सा ऑब्वियस लग रहा होगा लेकिन अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोफैक्टर्स ऑब्टेन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोफैक्टर्स जब भी हम निकालेंगे तो उसको Cij लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे -1 टू द पावर i प्लस जे, यानी जो भी रो होगा, जो भी कॉलम होगा उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद उसको डिलीट करेंगे, ith रो और jth कॉलम को डिलीट करेंगे, फिर जो भी डिटरमिनेंट बचेगा उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। इनडायरेक्ट वे में ये कुछ और नहीं, माइनर से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। एक क्वेश्चंस ले रहे हैं छोटा सा और समझने का प्रयास करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा, ओके। तो एक छोटा सा क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ ताकि ये क्लियरिटी आ सके किस तरीके से इसको करना है। तो जैसे एक डिटरमिनेंट मैंने ले लिया, लेट d इक्वल टू हम एलिमेंट्स ले रहे हैं कुछ 4, 1, 3, 2। अभी हमने किया भी है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मैं निकालने जा रहा हूँ कोफैक्टर्स को किस तरीके से निकालेंगे,
तो कोफैक्टर्स मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो A11 की वैल्यू कितना है 4, A12 की वैल्यू कितना है 1, A21 की वैल्यू कितना है 3, A22 की वैल्यू कितना है 2। ओके, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन था ये मैंने नोट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, वी रिक्वायर्ड सी यानी कोफैक्टर डिटरमिनेंट मुझे चाहिए, दैट मीन्स कि C11, C12, C21 और C22 रिक्वायर्ड। ओके, ये रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे कोफैक्टर के लिए अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे, C11 का मतलब -1 टू द पावर 1 + 1, ये i है और ये क्या है j, -1 टू द पावर i + j। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये A11 है। ओके, A11 है, इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, ith यानी कि A11 यहाँ पे ith और jth रो और कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो -1 टू द पावर 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 2। ओके, जो कि करस्पॉन्ड टू किसको होगा 4, करस्पॉन्ड टू किसको होगा 4, करस्पॉन्ड टू कौन से एलिमेंट 4, C11 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है 4 को करस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, सिमिलरली अगर हम C12 को ऑब्टेन करें तो -1 टू द पावर 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, और डिटरमिनेंट में अगर हम क्या करेंगे, C12 किसको लीड कर रहा है या किसको करस्पॉन्ड कर रहा है 1 को, तो 1 के अक्रॉस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, सिर्फ कितना बचेगा 3। ओके, 3, तो -1 टू द पावर 3 इंटू 3, दैट मीन्स कि -1 इंटू 3, और ये कितना आ जाएगा -3, और इस किसको करस्पॉन्ड करेगा, ये करस्पॉन्ड टू, दिस इज करस्पॉन्ड टू 1। ओके, दिस इज करस्पॉन्ड टू 1। ओके, करस्पॉन्ड टू किसको 1, यानी कि 1 के क्रॉस अगर हमको फैक्टर्स को लिखना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा -3। ओके, सिमिलरली अगर हम C21 की बात करें तो -1 टू द पावर 2 + 1। ओके, तो अब C21 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है 3 को, यानी कि 3 के रो और कॉलम को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, तो कितना आएगा 1। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो -1 टू द पावर 3 और यहाँ पे 1, तो कितना आ जाएगा -1 इंटू 1, दैट मीन्स कि -1, और ये किसको करस्पॉन्ड करेगा, करस्पॉन्ड टू, ओके, करस्पॉन्ड टू कौन से एलिमेंट को ये करस्पॉन्ड कर रहा है, ये कर रहा है करस्पॉन्ड 3 को। ओके, करस्पॉन्ड टू 3। ओके, दैट मीन्स कि अगर मैं C21 की बात करूंगा जो 3 के एलिमेंट को करस्पॉन्ड करेगा, जो A21 को करस्पॉन्ड करेगा, और उसकी वैल्यू कितना आएगी, कोफैक्टर्स कितना आएगा -1। ओके, सिमिलरली अगर मैं C22 की बात करूं, दैट मीन्स कि -1 टू द पावर 2 + 2, और 2 + 2 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो 2 के अक्रॉस हम रो और कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा 4। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और यह आ जाएगा -1 टू द पावर 4 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 4, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 4, और ये करस्पॉन्ड किसको करेगा, ये करस्पॉन्ड करेगा 2 को। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्ड टू किसको, 2 को। तो अगर अब हम यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स ऑब्टेन करें, ओके, डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ कोफैक्टर्स, दैट मीन्स कि C मैं ले लिया, और ये क्या हो जाएगा C11, C12 और C21, C22, तो ये कितना आ जाएगा, अब C11 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। C11 यहाँ पे कितना है 2 - 3 - 1, 2 - 3 - 1, और कितना 4। ओके, 2 - 3 - 1 - 4, तो ये कोफैक्टर्स हो जाएगा किसका, ये कोफैक्टर्स हो जाएगा इस एलिमेंट का। ओके, यानी कि जो ये डिटरमिनेंट दिया था उसका कोफैक्टर हो जाएगा। तो अगर मैं क्लियर कट लिखूं यहाँ पे, तो डिटरमिनेंट हमारा कुछ ये है। ओके, हमारा डिटरमिनेंट ये है, डिटरमिनेंट हमारा ये था 4 1 3 2। ओके, 4 1 3 2, तो इसका कोफैक्टर क्या आ गया, इसका कोफैक्टर अगर हम लोग देखें तो इसके कोफैक्टर आएंगे 2 -3 -1 4। ओके, तो अब अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ से बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हम फेच कर सकते हैं, जो कि आगे क्वेश्चंस करने में हमारी मदद करेगा। ओके, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ
तो इसमें अगर आप लोग देखें तो 2x2 के लिए ये एलिमेंट्स क्या है, फिक्स हैं। ये एलिमेंट्स इंटरचेंज हुए, ओके, ये एलिमेंट्स इंटरचेंज हुए और ये भी चेंज हुआ, ओके, ये भी क्या हुआ, चेंज हुआ, इसको भी इसने चेंज किया, ओके, तो इसको भी चेंज किया, लेकिन इन दोनों में क्या लग गया, एक माइनस एडिशन साइन लग गया, ओके, एक माइनस एडिशन साइन लग गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इसकी तुरंत यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछा जाए कि जैसे अगर डी दे दिया, ओके, डी दे दिया 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, इसका कोफैक्टर निकालना है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, हम डायरेक्ट इसकी मदद से लिख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे, दैट मीन्स कि ये 4 और 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 और 3, लेकिन एक एडिशन एक्स्ट्रा माइनस साइन को ऐड कर देंगे इसमें, ओके, ये -2 हो जाएगा, ये -3, ओके। सिमिलरली अगर हम दूसरा यहाँ पे डिटरमिनेंट ले लें, ओके, दूसरा डिटरमिनेंट अगर हम ले लें, ओके, जैसे मैंने ले लिया कि डिटरमिनेंट एक यहाँ पे ले लिया और वो डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके से है, -1 -2 3 4, ओके, इस तरीके से डिटरमिनेंट ले लिया, ओके। तो इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को अगर मुझे लिखना हुआ, ओके, तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, सी, पहले एलिमेंट्स को फर्स्ट और इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे और इसको इंटरचेंज करेंगे, ये 4, ये -1, ओके, और इसको भी इंटरचेंज कर लेंगे, -2, ओके, और ये क्या हो जाएगा 3। लेकिन जो ये दोनों एलिमेंट्स होते हैं इनके साइन को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इनको साइन को अगर हम चेंज करते हैं तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन इसमें आ जाएगा, यानी कि एक माइनस यहाँ पे यूज कर लेंगे, एक माइनस यहाँ पे। तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो ये जो आएगा बन के, ये आ जाएगा 4 -3 और ये 2 और -1, ओके। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो भी जो कोफैक्टर आएगा वो यही आएगा। तो ये 2x2 के लिए वैलिड है, हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्या करेंगे, इनके जो इंफॉर्मेशन है इनको इस तरीके से इंटरचेंज करेंगे, ओके, इन दोनों को इंटरचेंज किया, 2 4 आ गया, 3 और 1 को चेंज किया तो 3 और 1 आ गया, लेकिन इसमें क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा एडिशनल माइनस साइन ऐड करते हैं। तो जैसे ये -2 था तो इसमें एक्स्ट्रा जैसे ही मैंने ऐड किया तो क्या हो गया, ये 2 हो गया और ये -3 हो गया, ओके। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको यूज करेंगे, ये कोफैक्टर्स और कोफैक्टर्स और माइनर्स हो गया, ओके। हम चाहे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगली क्लास में मैं इसको प्रोसीड करूँगा, क्योंकि इसी कोफैक्टर्स और डिटरमिनेंट की वैल्यू के लेके और बहुत सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने आज ये सीखा कि किस तरीके से माइनर्स को कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे एक ट्रिक की तरीके हम ये यूज़ कर सकते हैं कि अगर 2x2 का कोई भी डिटरमिनेंट है तो उसका कोफैक्टर हम इजीली निकाल लेंगे किस तरीके से, लेकिन ये वैलिड सिर्फ 2x2 के लिए है, 3x3 में नहीं है, ओके। तो 3x3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनुअली मुझे उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे करने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टीज भी हमने कुछ पढ़ लिया है, बहुत सारी बाकी भी है, और कोफैक्टर और माइनर्स पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो कम से कम अगली क्लास पे जो भी करेंगे हम प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ओके। तो उम्मीद करते हैं अभी तक जो भी कराया है वो समझ में आया होगा, ओके। तो आप जो है ये वीडियो को प्रॉपर देखिए, नोट्स बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ओके। अपकमिंग जो भी चैप्टर्स है वो सभी कवर कर लिए जाएंगे धीरे धीरे, जितना भी इस पे पोर्शन है सब कवर कर लिया जाएगा, और आप नोट्स बनाइए प्रॉपर यहाँ से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक जो भी कराया है वो समझ में आया होगा, किस तरीके से माइनर्स को कैलकुलेट करना है, किस तरीके से कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करना है, और डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैसे ऑब्टेन करना है, ओके। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इनके प्रॉपर्टीज़ को और कोफैक्टर्स और माइनर्स को इम्प्लीमेंट करके
क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।